नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन शायद उसकी गहराई को इस नजरिए से नहीं देखा होगा। जी। हम बात कर रहे हैं ओम के जाप की। हमारे पास कुछ सामग्री है, एक लेख के हिस्से, जो ये दावा करते हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक या आध्यात्मिक ध्वनि नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क भी छिपे हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों में गोता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ओम से जुड़े ये कथित वैज्ञानिक दावे और उनके प्रभाव क्या हैं, जैसा कि इन दस्तावेजों में बताया गया है। तैयार है? बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये स्रोत पारंपरिक मान्यताओं से कैसे कितना आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ हमारा ध्यान उन शारीरिक और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी प्रक्रियाओं पर रहेगा जिनका जिक्र इस सामग्री में है। खास तौर पर कंपन यानी वाइब्रेशन, मस्तिष्क की तरंगे या ब्रेन वेव्स और सांस लेने का तरीका। ब्रीदिंग पैटर्न। जी, ब्रीदिंग पैटर्न। स्रोत इन्हीं के प्रभावों की बात करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे महसूस होने वाली चीज से, कंपन। स्रोत का पहला बड़ा बिंदु यही है कि जब ओम का उच्चारण होता है तो गले से लेकर सिर तक एक वाइब्रेशन महसूस होती है। हाँ। सुनने में तो ये सामान्य सी बात लगती है, रोजमर्रा की आवाजों में भी कंपन होता है, लेकिन स्रोत कहता है कि इस खास कंपन का महत्व है। क्या बताया गया है इसके बारे में? हाँ, ये सामान्य नहीं माना गया स्रोत में। इसके अनुसार ये कंपन सिर्फ महसूस होने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्र का तंत्र पर पड़ता है। अच्छा। और वो भी शांत करने वाला असर। और यहाँ एक खास बात पर जोर दिया गया है। स्रोत विशेष रूप से म ध्वनि के कंपन का जिक्र करता है, जो ओम के उच्चारण के अंत में आती है। म ध्वनि। हाँ, लेख का दावा है कि ये खास कंपन हमारी वेगस नर्व को सक्रिय यानी एक्टिवेट करता है। वेगस नर्व, ये नाम तो आजकल स्वास्थ्य चर्चाओं में काफी सुनने को मिलता है, खासकर तनाव कम करने के संदर्भ में। जी हाँ। तो स्रोत ये कह रहा है कि म की ध्वनि सीधे इस महत्वपूर्ण नर्व को उत्तेजित करती है। ये तो बड़ी बात हुई। जी हाँ, स्रोत का तर्क यही है। देखिए, वेगस नर्व शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व में से एक है और ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मुख्य हिस्सा है, जिसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम करो और पचाओ प्रणाली भी कहते हैं। हाँ, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो स्रोत के मुताबिक जब म ध्वनि का कंपन इस नर्व को उत्तेजित करता है तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है। अच्छा। इसका नतीजा, स्रोत बताता है कि इससे तनाव कम होता है, शरीर शांत होता है, पाचन क्रिया बेहतर हो सकती है और यहाँ तक कि हृदय स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। तो स्रोत के नजरिए से ये सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि एक तरह की आंतरिक शारीरिक क्रिया है जो सीधे हमारे तनाव प्रतिक्रिया तंत्र पर काम करती है। यानी स्रोत के हिसाब से ये महज एक एहसास नहीं, बल्कि एक शारीरिक ट्रिगर है। हाँ। म ध्वनि का कंपन गले और छाती के ऊपरी हिस्से में ज्यादा महसूस होता है। बिल्कुल। और वेगस नर्व भी इसी क्षेत्र से गुजरती है। क्या स्रोत इस कनेक्शन को इतना सीधा बताता है? स्रोत इसी सीधे कनेक्शन की ओर इशारा करता है। वो बताता है कि कंपन का ये लक्षित प्रभाव है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपन ऐसा करेगा। हाँ, मतलब स्पेसिफिक है। जी। म ध्वनि से उत्पन्न होने वाली खास फ्रीक्वेंसी और उसका शरीर के उस हिस्से में गूंजना जहां वेगस नर्व की शाखाएं हैं, उससे खास बनाता है, ऐसा स्रोत का दावा है। अच्छा। ये शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लाने में मददगार हो सकता है, जैसा कि लेख में तर्क दिया गया है। वाह, कंपन का ये नर्व कनेक्शन तो काफी गहरा लगता है अगर स्रोत की माने तो। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत सिर्फ शरीर के कंपन पर ही नहीं रुका। ऐसा लगता है कि ये दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उस पे भी बात करता है, ब्रेन वेव्स के बारे में। ये थोड़ा तकनीकी जरूर है, पर क्या कहता है स्रोत इस बारे में? हाँ, ये दूसरा महत्वपूर्ण दावा है स्रोत का। ये बताता है कि ओम का जाप सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि यानी ब्रेन वेव्स को भी प्रभावित करता है। ओके। खास तौर पर स्रोत दावा करता है कि इसके अभ्यास से अल्फा और थीटा तरंगे बढ़ती हैं। अल्फा और थीटा। जी। अब ये तरंगे क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि स्रोत के मुताबिक ये वही तरंगे हैं जो आमतौर पर तब देखी जाती हैं जब व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में होता है या बहुत शांत और रिलैक्स्ड महसूस कर रहा होता है। अल्फा और थीटा तरंगे थोड़ा और समझाएंगे इनके बारे में स्रोत के हवाले से? मतलब ये सामान्य जागृत अवस्था से कैसे अलग है? जरूर। देखिए, जब हम सामान्य रूप से जागे हुए होते हैं, सोच विचार कर रहे होते हैं या बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
तो हमारे मस्तिष्क में बीटा तरंगें ज्यादा सक्रिय होती हैं। हाँ, बीटा वेव्स। स्रोत बताता है कि ओम जाप इस पैटर्न को बदलता है। अल्फा तरंगें तब बढ़ती हैं जब हम शांत होते हैं, आंखें बंद करके आराम कर रहे होते हैं, लेकिन जागे हुए होते हैं। ये एक तरह की शांत सतर्कता की स्थिति है। अच्छा, मतलब रिलैक्स्ड लेकिन अलर्ट। बिल्कुल। और थीटा तरंगें और भी गहरे विश्राम से जुड़ी हैं, जैसे कि गहरे ध्यान के दौरान या हल्की नींद की अवस्था में। ये रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान से भी जुड़ी मानी जाती हैं। तो स्रोत का तर्क है कि ओम जाप मस्तिष्क को बीटा की सक्रियता से हटाकर अल्फा और थीटा की शांत अवस्थाओं की ओर ले जाता है। अच्छा, तो स्रोत कह रहा है कि ये ध्वनि तरंगे दिमाग की लय बदल देती हैं, वैसी ही लय जो गहरे ध्यान में मिलती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और यहीं पे स्रोत एक और कनेक्शन बनाता है ना, लिम्बिक सिस्टम से। बिल्कुल सही पकड़ा। ये भावनाओं और याददाश्त वाला हिस्सा है। बिल्कुल। स्रोत इस बदली हुई ब्रेन वेव गतिविधि को सीधे लिम्बिक सिस्टम से जोड़ता है। ओके। लिम्बिक सिस्टम हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो भावनाएं जैसे डर, खुशी, गुस्सा, प्रेरणा और याददाश्त के निर्माण और प्रोसेसिंग में केंद्रीय भूमिका निभाता है। हाँ। स्रोत का दावा है कि अल्फा और थीटा तरंगों का बढ़ना लिम्बिक सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। और इससे क्या होता है? स्रोत के अनुसार इससे भावनात्मक स्थिरता बढ़ सकती है, तनाव प्रतिक्रिया कम हो सकती है और संभवतः एकाग्रता, कंसंट्रेशन और याददाश्त मेमोरी में भी सुधार हो सकता है। तो स्रोत का तर्क कुछ ऐसा हुआ, ओम का जाप, फिर अल्फा थीटा ब्रेन वेव्स में वृद्धि, उससे लिम्बिक सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव और नतीजा बेहतर भावनात्मक संतुलन, एकाग्रता और याददाश्त। जी, मोटे तौर पर यही कनेक्शन बताया गया है। ये कनेक्शन कितना मजबूत बताया गया है स्रोत में, मतलब क्या ये पक्का है? देखिए, स्रोत इसे एक प्रमुख तंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि ये बढ़ी हुई अल्फा और थीटा तरंगें मस्तिष्क को एक ऐसी स्थिति में लाती हैं जहां बाहरी विकर्षण कम हो जाते हैं और आंतरिक शांति बढ़ती है। इस शांत मानसिक अवस्था में लिम्बिक सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर पाता है, भावनाओं का रेगुलेशन सुधरता है और ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। ऐसा स्रोत का निष्कर्ष है। अच्छा। ये ध्वनि को सीधे मस्तिष्क के उन हिस्सों से जोड़ता है जो हमारी भावनात्मक और संज्ञानात्मक सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि स्रोत कैसे एक ध्वनि को इतने गहरे शारीरिक और मानसिक प्रभावों से जोड़ रहा है। पहले कंपन और नर्वस सिस्टम, फिर ब्रेन वेव्स और भावनाएं, याददाश्त। जी। लेकिन एक और पहलू है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है, और वो है सांस लेने की प्रक्रिया। हाँ, ये तीसरा स्तंभ है स्रोत के दावों का। ओम का जाप सिर्फ एक ध्वनि निकालना नहीं है, इसमें सांस लेने का एक खास तरीका शामिल है। हाँ, वो तो है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ओ ध्वनि के लिए आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी पड़ती है और फिर म ध्वनि के साथ धीरे धीरे सांस छोड़नी होती है। स्रोत इसकी तुलना प्राणायाम जैसी श्वास तकनीकों से करता है। और प्राणायाम के फायदे तो जग जाहिर हैं, मतलब बहुत लोग मानते हैं। तो स्रोत क्या कहता है कि ओम जाप के दौरान इस तरह सांस लेने से क्या लाभ मिलते हैं? क्या ये ध्वनि के प्रभाव से अलग है या जुड़े हुए हैं? स्रोत बताता है कि सांस लेने का ये धीमा, गहरा और नियंत्रित पैटर्न अपने आप में बहुत लाभकारी है। अच्छा। ये सीधे तौर पर चिंता, एंग्जाइटी, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और तनाव, स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो नियंत्रित श्वास तकनीकें, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हाँ, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। बिल्कुल, ये शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को कम करने और विश्राम प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। जब हम धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते हैं तो हम अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो फाइट और फ्लाइट के लिए जिम्मेदार है, उसको शांत करते हैं। हाँ। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट को नियंत्रित करता है, को सक्रिय करते हैं। तो स्रोत ये कह रहा है कि ओम जाप करते समय आप अनजाने में ही एक तरह का प्राणायाम कर रहे होते हैं। हाँ, एक तरह से। ध्वनि के कंपन और ब्रेन वेव प्रभाव के साथ साथ सांस का ये धीमा होना भी अपना काम कर रहा है। स्रोत का सुझाव यही है। वो बताता है कि ध्वनि का उच्चारण स्वाभाविक रूप से सांस को नियंत्रित करता है। आप तेजी से सांस लेते हुए लंबा ओ और म नहीं कह सकते। हाँ, ये बात तो सही है। ये प्रक्रिया आपको धीमा होने पर मजबूर करती है। स्रोत के अनुसार ये नियंत्रित श्वास पैटर्न ठीक वैसे ही शारीरिक लाभ दे सकता है जैसे कि सचेत रूप से किए गए प्राणायाम से मिलते हैं। हृदय गति का धीमा होना, रक्तचाप का संतुलन, ऑक्सीजन का बेहतर प्रवाह और तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल के स्तर में कमी। अच्छा। तो यहाँ सांस का प्रभाव
कंपन का प्रभाव और ब्रेन वेव का प्रभाव, स्रोत के अनुसार ये तीनों मिलकर काम करते हैं। कमाल है। तो हमने 3 मुख्य दावों को देखा जो स्रोत पेश करता है। गले से सिर तक का कंपन जो वेगस नर्व को प्रभावित करता है, अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में बढ़ोतरी जो लिम्बिक सिस्टम पर असर डालती है, और सांस लेने का धीमा और गहरा पैटर्न जो प्राणायाम जैसे लाभ देता है। जी। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम स्रोत में बताए गए कुल फायदों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? स्रोत कई सारे लाभों की एक सूची पेश करता है इन तंत्रों के संयुक्त प्रभाव के रूप में। इनमें शामिल हैं जैसे तनाव और चिंता में स्पष्ट कमी, बेहतर एकाग्रता और संभवतः याददाश्त में सुधार, रक्तचाप और हृदय गति का अधिक संतुलित होना, नींद की गुणवत्ता में सुधार क्योंकि शरीर और मन शांत होते हैं, सकारात्मकता की भावना में वृद्धि और बेहतर भावनात्मक स्थिरता। ये तो काफी व्यापक सूची लगती है, जीवन के कई पहलुओं को छूती हुई। और स्रोत शायद ये भी कहता है कि इन लाभों के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है, मतलब एक दिन करके नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। लाभ देखने के लिए नियमितता महत्वपूर्ण है। स्रोत सुझाव देता है कि रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट का अभ्यास भी लंबे समय में मन और शरीर के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद कर सकता है। बस 5-10 मिनट? हाँ, स्रोत का यही सुझाव है। उसका अंतिम निष्कर्ष यही है कि ओम का जाप उसमें बताए गए विशिष्ट शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल तंत्रों, कंपन, ब्रेन वेव्स, श्वास के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से लाभकारी हो सकता है और ये मन शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने का एक तरीका हो सकता है। ये स्पष्ट करता है कि स्रोत कैसे एक प्राचीन प्रथा को आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है, शारीरिक क्रियाओं, कंपन, श्वास को तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रियाओं, वेगस नर्व सक्रियण, ब्रेन वेव्स से जोड़कर। जी। और फिर इन सबको मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लाभों, तनाव में कमी, बेहतर फोकस, संतुलित बीपी से जोड़कर स्रोत एक तरह का कारण और प्रभाव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिश्ता दिखा रहा है। बिल्कुल, स्रोत एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जाप की क्रिया, विशिष्ट शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया देखेगा या रिपोर्ट किए गए लाभ, वो इसे एक वैज्ञानिक आधार के रूप में पेश करता है जो पारंपरिक समझ से परे जाता है और मापने योग्य शारीरिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आज हमने इस स्रोत सामग्री के जरिए ये समझने की कोशिश की कि ओम जाप के पीछे कथित वैज्ञानिक आधार क्या हो सकते हैं। हाँ, स्रोत ने कंपन के असर से लेकर वेगस नर्व, मस्तिष्क की तरंगों में बदलाव से लेकर लिम्बिक सिस्टम और श्वास के नियमन से लेकर तनाव में कमी तक कई कनेक्शंस बताए। ये सब दावे इस स्रोत पर आधारित हैं। हाँ, और ये सब जानकारी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाके खड़ा करती है मेरे ख्याल से। अच्छा, क्या सवाल? देखिए, स्रोत का पूरा ध्यान ध्वनि और श्वास पैटर्न के शारीरिक प्रभावों पर है। कंपन कैसे लेव नर्व को उत्तेजित करता है, श्वास कैसे रक्तचाप नियंत्रित करती है, ध्वनि कैसे ब्रेन वेव्स बदलती है, जैसा कि स्रोत में दावा किया गया है। हाँ, ये तो है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये प्रभाव पूरी तरह से इन शारीरिक क्रियाओं का ही नतीजा है या फिर व्यक्ति की अपनी अपेक्षाएं, उसका विश्वास या उस अभ्यास से जुड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू भी इन परिणामों में कोई भूमिका निभाता है? मतलब प्लेसिबो इफेक्ट जैसा कुछ, या विश्वास का असर? हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब इन शारीरिक प्रभावों और मनोवैज्ञानिक या विश्वास आधारित पहलुओं के बीच क्या कोई आपसी क्रिया हो सकती है? क्या दोनों मिलकर काम करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब स्रोत सीधे तौर पर नहीं देता, लेकिन इसके दावों के संदर्भ में विचार करना महत्वपूर्ण है। सही बात है। ये हमें आगे सोचने के लिए एक दिशा देता है कि शारीरिक क्रियाएं कितनी प्रभावी है और विश्वास या मानसिक स्थिति का कितना योगदान है।